हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर, एलिजाबेथन एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर जो आज तक भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस राइटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट हम आज की इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन ना आते हो। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। उनका क्रिटिसिज्म भी किया है कुछ क्रिटिक्स ने, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी नई चीजें आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। विलियम शेक्सपियर जो है वो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं शेक्सपियर और मार्लो वाली वीडियो में कि इनकी पेरेंटेज के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये एक एक्टर भी थे, पोइट थे, एक प्लेराइट, एक्टर और वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इनको नेशनल पोइट भी बोला गया है, नेशनल पोइट भी थे ये इंग्लैंड के, और बार्ड ऑफ एवोन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, एक बार्डोलेट्री टर्म भी जीबी शो ने कॉइन की है। इनके जो भी फैंस हैं, जितने भी इनके फैन हैं, जीबी शो ने उनके लिए एक टर्म कॉइन की है, बार्डोलेट्री। जो शेक्सपियर को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, उनको बार्डोलेट्री टर्म दी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी बोला गया है और इन्होंने ऑलमोस्ट, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो 39 प्लेज लिखे हैं। वैसे 37.5 प्ले हैं इनके, लेकिन अगर कोलैबोरेशन की बात करें तो टोटल 39 प्ले लिखे हैं। और ये हाफ वाला जो प्ले है वो हेनरी 8 है। जब ग्लोब थिएटर में 1613 में जब आग लगी थी, उस टाइम पे ये प्ले परफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से अनफिनिश्ड रहा है। ये प्ले शेक्सपियर का अनफिनिश्ड है। ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी लिखी है। और जिसमें से जो 154 सोनेट्स लिखे हैं उनमें से 126 सोनेट्स जो है वो डेडिकेट किए हैं। इनका एक फ्रेंड है, विलियम हार्बर्ट नाम है उनका, और 26 सोनेट डेडिकेट किए हैं मैरी फिटन को। ऐसा बोला जाता है कि ये इनकी बेलव्ड थी, मैरी फिटन एक डार्क लेडी है ये। इनको 26 सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट किए हैं। और जो बचे हुए 2 सोनेट्स हैं, 126 डेडिकेट किए हैं हर्बर्ट को और 26 किए हैं मैरी फिटन को। जो बाकी बचे हुए 2 सोनेट हैं उनको अलग से सेपरेटली पब्लिश किया गया है। कौन सी मैगजीन में? पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन में। ठीक है, बाय विलियम जैगर्ट। ये क्वेश्चन पहले नेट में पूछा जा चुका है कि ये कौन सी मैगजीन में इनके जो सेपरेट सोनेट्स हैं उनको पब्लिश किया गया था। तो ये है पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन है। और किसने पब्लिश किया था? विलियम जैगर्ट ने। और इनकी जो प्लेइंग कंपनी है उसको बोला जाता है लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, और बाद में इनको किंग्स मैन भी बोला जाने लगा। ठीक है, इनके सबसे जो फर्स्ट बायोग्राफर है निकोलस रो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। निकोलस रो शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं। उन्होंने इसके बारे में रिकाउंट किया है, ए स्ट्रैटफोर्ड लेजेंड दैट शेक्सपियर फ्लीड द टाउन ऑफ द लंदन टू एस्केप prosecutions for deer poaching in the state of local square of थॉमस लूसी। ये किसी लूसी नाम की उनके पास काम करते थे, थॉमस लूसी के पास। और उनका इन्होंने कोई मेमना चुराया था, वहां से चुरा के ये लंदन भाग आए थे, ऐसा माना जाता है। कई जगह पे इनके फादर के बारे में ऐसी बातें मिल सकती है कि ये शेक्सपियर नहीं थे, लूसी का जो लैंप जिसने चुराया था वो इनके फादर थे। ठीक है, लेकिन ये डिबेटेबल है, क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनकी पेरेंटेज के बारे में कुछ खास नहीं पता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थॉमस बॉडलर वाज द फर्स्ट पर्सन हु एडिटेड हिज प्ले कॉल्ड बॉडलरिज्म बोला जाता है। इसने एडिट क्यों किया था? थॉमस बॉडलर ने ऐसा बोला है कि जब मेरे फादर जो है वो शेक्सपियर को पढ़ते थे, व्हेन माय फादर वुड रीड शेक्सपियर देन ही स्किप सम पैराग्राफ एंड सम लाइंस। क्यों छोड़ी है उन्होंने कुछ लाइंस और पैराग्राफ? क्योंकि कुछ डबल मीनिंग बातें थी, कुछ एब्यूजिंग लाइंस थी। इसलिए इनके फादर जो है, थॉमस बॉडलर के फादर, जब घर में शेक्सपियर को पढ़ते थे तो वो इन चीजों को स्किप कर देते थे। इसलिए अब इन्होंने इनके वर्क्स को एडिट किया। जितने भी जो पैराग्राफ थे जिनको आप फैमिली में नहीं पढ़ सकते, कुछ लाइंस हैं एब्यूजिंग लाइन, वो सब इन्होंने हटा दी, रिमूव कर दी सारी की सारी लाइनें, जिसको बोला जाता है फैमिली शेक्सपियर। इन्होंने फैमिली शेक्सपियर इस नाम से ये टर्म दी है बॉडलरिज्म की। ठीक है, इसको फैमिली शेक्सपियर भी बोलते हैं।
ये किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है, थॉमस बॉडलर ने, इसलिए बॉडलरिज्म इसको बोला जाता है। अगर हम क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन कौन से क्रिटिक ने, किसी राइटर ने बेन जॉनसन का क्रिटिसिज्म किया है, कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला है, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला है, तो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके प्लेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन बोलते हैं शेक्सपियर के बारे में, he told about Shakespeare that he redeemed his vices with his virtues. There was even more in him to be praised than to be pardoned. He was not of an age but for all time. ये बिल्कुल सही बात है, वो सिर्फ अपनी एज में ही महान नहीं रहे हैं, वो हर एक एज में है। आज भी शेक्सपियर को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, हर एक स्कूल के सिलेबस में इनके प्लेस डाल दिए गए हैं, और कॉलेजेस के सिलेबस में तो ऑलरेडी है ही, और नेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए शेक्सपियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमुअल पेपेज, ये एक डायरी राइटर है, बहुत फेमस डायरी राइटर है सैमुअल पेपेज और जॉन एवलिन। बहुत बार नेट में दोनों का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये इनकी डायरी की जो टाइमिंग है वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो सैमुअल पेपेज ने इनके बारे में क्या बोला है, टू द किंग्स थिएटर वेयर वी सो मिडसमर नाइट ड्रीम। ये जब परफॉर्म किया जा रहा था, इन्होंने ये इनका प्ले परफॉर्म करते हुए देखा था, मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इसके बारे में बोला है, आई हैड नेवर सीन बिफोर नोर सेल एवर अगेन फॉर इज द मोस्ट स्टूपिड मोस्ट इंस्पिड रिडिकुलस प्ले। सबसे रिडिकुलस प्ले बताया है एवर आई सो इन माई लाइफ, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना खराब प्ले है ये। ऐसा किसने बोला है, सैमुअल पेपेज ने। जॉन ड्राइडन ने बोला है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी इनका एक वर्क है, 1668 में इसको लिखा गया था, क्रिटिसिज्म में बहुत ही फेमस वर्क है ये, एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। तो इसमें इसको शेक्सपियर को इन्होंने बोला है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। जॉन ड्राइडन ने ऐसा शेक्सपियर के बारे में बोला है। उसके बाद थॉमस राइमर है, उन्होंने अटैक किया है, इनके एक प्ले है ओथेलो, इस पे अटैक किया है, इसके बारे में बोला है, द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद सैमुअल जॉनसन है, जॉनसन भी अपनी एज के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, तो इन्होंने द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये एक क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनको स्टडी किया है विलियम शेक्सपियर को, तो ये टाइटल दिया है इन्होंने द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, शेक्सपियर राइट्स विदाउट मोरल पर्पज। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं इसमें ऐसा इसने बोला है जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, कि इनके प्ले में आपको कोई मॉरल पर्पस नहीं दिखेगा, एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। ये सिर्फ प्लीज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ही लोगों को लिखते थे, बाकी सोसाइटी को कोई मॉरल मैसेज नहीं जाता है इनके प्ले से। ऐसा बोला है किसने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर में। उसके बाद नेक्स्ट है वुल्फगैंग गोथे। गोथे ने बोला है, देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्यूरर देन विद आईज क्लोज अकम्पनी शेक्सपियर प्ले नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाय सेफ एंड नेचुरल वॉइसेस। ये किसने बोला है, जॉन वुल्फगैंग गोथे ने। विक्टर हुगो है नेक्स्ट हमारे क्रिटिक, इट इज लॉन्ग साइलेंस बिफोर द सन्स आंसर। ये बोला है विक्टर हुगो ने। और आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशियन, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है पेपर में, आगे भी बन सकता है कि किसने शेक्सपियर को बोला है द ओशियन, ठीक है, एक समुद्र के जितना विशाल। उसके बाद डीएच लॉरेंस है, ये एक मॉडर्न राइटर है, ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज व्हेन आई रीड शेक्सपियर। देखिए अभी हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है व्हेन आई रीड शेक्सपियर, तो इस तरह के जो ये वर्क है इनको मैच मेकिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। अभी यहाँ पे व्हेन आई रीड शेक्सपियर किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस ने। तो इसमें क्या बोला है इसने, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language, ठीक है, ये बोला है डीएच लॉरेंस ने। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड है, जिन्होंने अपना वर्क लिखा है मोजेस एंड मोनोथिज्म। इसमें लिखा है, इंसिडेंटली इन द मीन टाइम आई स्टॉप टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वर द मैन ऑफ स्ट्राफोर्ड।
स्ट्राफोर्ड में पैदा हुए थे ये। तो इसने बोला है कि मुझे यकीन नहीं होता कि शेक्सपियर के जो वर्क लिखे हैं वो किसी स्ट्राफोर्ड से बिलोंग करने वाले किसी राइटर ने लिखे हैं, ऐसा बोला है सिगमंड फ्रॉइड ने। उसके बाद W.H. ऑर्डन है, ये हमारे वॉर पोएट है, 1947 में इन्होंने लिखा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। इसके बारे में बोला है शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। ये जितना भी लिखते थे वैसे मजाक में ही लिखते थे, कभी सीरियसली नहीं लिखा इन्होंने, अपनी राइटिंग को इतना सीरियसली कभी नहीं लिया। उसके बाद T.S. एलियट है जो हमारे मॉडर्न क्रिटिक है। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड। दो राइटर ही ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया है, ये दो है, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है, देयर इज नो थर्ड। इनके अलावा कोई भी तीसरा नहीं है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया है। शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। किसने स्टैंडर्ड को सेट किया है और लिटरेचर की लिमिट्स बताई है, ऐसा शेक्सपियर ने किया है। और किसने बोला है ये? हैरोल्ड ब्लूम ने। हाँ, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, शेक्सपियर के बारे में T.S. एलियट का ही पढ़ लिया हमने, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ दिया। अब देखो हैराल्ड ब्लूम ने बोला है ऐसा फ्रॉम द वेस्टर्न कैनन, इस बुक में, कि शेक्सपियर जो है उसने लिटरेचर की लिमिट को सेट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के प्ले के बारे में। 37.5 प्ले लिखे हैं ऑलमोस्ट। आज की वीडियो में हम 20 प्लेस को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साहित्य स्टडी यूजीसी नेट के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इनका प्ले है द प्ले ऑफ एरर्स। तो हम पहले ये माइनर प्ले नहीं पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको इनकी जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है वहां पे लेके चलता हूं, टाइटस एंड्रोनिकस। ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की। टाइटस एंड्रोनिकस में टाइटस जो है ये रोमन एक जनरल होता है और ये एक वॉर जीत के आता है 10 साल के बाद। ठीक है, तो इसके टोटल जो है ईयर्स ऑफ वॉर विद 4 सन्स आउट ऑफ 25। तो इसने क्या किया, जो जिसके अगेंस्ट ये फाइट कर रहे थे वहां से इसने टिमोरा को कैप्चर कर लिया, जो क्वीन है गोथ की, यानी कि गोथ को हरा के आए हैं ये। तो ये टिमोरा को अपने साथ लेके आता है और फिर इसका एक बेटा होता है अलार्बस। टिमोरा का बेटा है अलार्बस, इसके 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं सॉरी, अलार्बस, डिमेट्रियस और एक और है, आगे आएगा वो नाम बता दूंगा मैं आपको। तो ये इन तीनों को लेके आता है। एक इसका लवर होता है इस टेमोरा का, एरोन नाम है उसका। इन चारों को वो बंदी बना के ले आता है। तो आने के बाद इसको थ्रोन ऑफर किया जाता है, तो ये मना कर देता है कि मुझे किंग नहीं बनना है। फिर किंग बनाया जाता है सैटर्निनस को, सैटर्निनस को किंग बनाया जाता है। और सैटर्निनस का एक भाई है बेसेनियस, ये 2 भाई हैं। तो इन दोनों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो सैटर्निनस शादी कर लेता है किससे? पहले सैटर्निनस किसी और से शादी करना चाहता है, लेकिन उसका भाई उसको मना कर देता है कि इस लड़की से मैं प्यार करता हूं, तो मैं इससे शादी नहीं करने दूंगा। उसके बाद ये टेमोरा से शादी कर लेता है सैटर्निनस। और इसके जो टाइटस है, इसके काफी जो बेटे थे वो मर गए थे वॉर में। तो उनका बदला लेने के लिए इसने क्या किया, इसके एक बेटे को मार दिया। टाइटस ने जो ये टेमोरा है इसके एक बेटे को मार दिया, उसका नाम था अलार्बस। ठीक है, अलार्बस को मार देता है। अब ये जो क्वीन है टेमोरा, ये बदला लेना चाहती है टाइटस से। अब टाइटस की एक बेटी है जिसका नाम है लिविनिया, लिविनिया नाम है उसका। अब टाइटस की बेटी का, ये जो इसके बेटे होते हैं टेमोरा के 2 बेटे बचते हैं, डिमेट्रियस है एक तो, डिमेट्रियस, और दूसरे का नाम है चिरोन। ये दोनों मिलके टाइटस की बेटी का रेप कर देते हैं, लिविनिया का, और उसकी जीभ काट देते हैं, उसके हाथ काट देते हैं, ताकि ये किसी के सामने रिवील ना कर पाए कि ऐसा किसने किया है। ठीक है, तो इसको पता चलता है, ये कोशिश करता है पता करने की, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि उसके हाथ काट दिए थे, जीभ काट दी थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो उसके बाद इसमें ये एक बुक पढ़ रही थी, ओविड की बुक थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओविड की एक बुक थी मेटामॉर्फोसिस।
मेटामॉर्फोसिस, ये बुक का नाम है। इस बुक में भी सेम ऐसा ही इंसिडेंट होता है जैसा लिविनिया के साथ होता है। उसमें एक लड़की होती है फिलोमेल, फिलोमेल नाम है उसका। तो फिलोमेल का भी रेप कर दिया जाता है इस बुक में, ओविड के मेटामॉर्फोसिस में, और उसके भी हाथ और जीभ काट दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये लड़की रिवील कैसे करती है फिलोमेल, ये एक लकड़ी का टुकड़ा लेती है अपने मुंह में और जमीन पे नाम लिख देती है जिन्होंने भी इसका रेप किया था। तो ऐसा ही आइडिया फिर मिलता है लिविनिया को। कौन सी बुक पढ़ के? ओविड की मेटामॉर्फोसिस इसमें पढ़ी है उसने, फिलोमेल के साथ ऐसा हुआ था, तो वहां से उसको आइडिया मिला, वहां से ये आइडिया लेकर वो रिवील करती है कि रेप जो है वो डिमेट्रियस और चिरोन ने किया है। ठीक है, तो अब टाइटस को बदला लेना है डिमेट्रियस और चिरोन से। अब ये इन दोनों को मार देता है। ठीक है, और फिर ये जाता है सैटर्निनस और इनके पास, टेमोरा के पास। ये इनको अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। तो इन दोनों को इसने मार दिया और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, डिमेट्रियस के और चिरोन के। और जो इसने पाई वगैरह जो भी खाना बनाया था, तो खाना किससे बनाया? इनकी बॉडी से। ठीक है, इनका फ्लैश उस खाने में भर दिया इसने और उन दोनों को इनवाइट कर लिया। तो अब वो वहां पे उनको पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बेटी का रेप हुआ है, ऐसे ऐसे, वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है और सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट भी काफी खत्म हो गई है। तो ये टेमोरा उसको बोलती है कि तुम उसको मार दो। और इसमें ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट भी है, ऑनर किलिंग। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसको मार दूंगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसके साथ ऐसा किया है उनका क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि उनको भी मार देना चाहिए। तो वो उनको फूड सर्व करता है फिर। तो ये टाइटस उसको बोलता है टेमोरा को कि मैंने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है और ऐसा काम किया है आपके दोनों बेटों ने, डिमेट्रियस ने और चिरोन ने। तो ये दोनों को मैंने मार दिया है और ऑलरेडी मैं इनको सर्व कर चुका हूं आपके खाने में। तो वहां पे एकदम से लड़ाई हड़कंप मच जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो ये पहले इसको मार देता है, फिर ये सैटर्निनस टाइटस को मार देता है। ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर की इसमें डेथ हो जाती है और टाइटस का एक बेटा होता है, लास्ट में वो किंग बन जाता है। ल्यूसियस नाम होता है उसका, ल्यूसियस लास्ट में किंग बनता है इस प्ले में। ठीक है, इसमें फेमस जो कोटेशन है वो मैंने डाल दी है, ये भी आप पीडीएफ से पढ़ लेना। उसके बाद शुरुआत से चलते हैं हम एक बार, जो भी माइनर है बाद में रह जाएंगे नहीं तो ये। हम्म, द कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर लिखा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में ही ये कुछ कॉमेडी लिखी है शेक्सपियर ने। शॉर्टेस्ट प्ले है ये शेक्सपियर का, फार्सिकल कॉमेडी है। एग्जांपल है ये स्लैपस्टिक कॉमेडी का, नोन एज फिजिकल कॉमेडी। जैसे कि एग्जांपल है इसका, चार्लिन चैपलिन जैसे कॉमेडी करता है, वीडियो में आपने देखा होगा, एज इट इज उसी कॉमेडी को बोलते हैं फिजिकल कॉमेडी या स्लैपस्टिक कॉमेडी। और इसमें कैरेक्टर है बेल्थाजार। बेल्थाजार इज द कैरेक्टर हु अपीयर्स इन 3 नॉवेल ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 3 वर्क में है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेल्थाजार है, जो इसकी वाइफ होती है वो पोर्शिया, पोर्शिया डिस्गाइज करके जाती है, बेल्थाजार बनती है वो, लॉयर के रूप में वो बन के जाती है। तो उसका नाम होता है बेल्थाजार। तो बेल्थाजार मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है, कॉमेडी ऑफ एरर में है जो अभी हम कर रहे हैं, और मच एडो अबाउट नथिंग इसमें भी है। ठीक है, तीनों प्ले में ये कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप पे है और इनफिडेलिटी पे है। ठीक है, बेवफाई पे है। 2 फ्रेंड्स के बीच की कहानी है ये, और उन दोनों के नाम थे इसमें, हाँ नाम है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन और प्रोटियस, ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे। तो ये वेरोना नाम की सिटी में रहते थे। तो ये वैलेंटाइन यहां से छोड़ के चला जाता है मिलान नाम की जगह पे, और इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है सिल्विया। ये वैलेंटाइन सिल्विया से प्यार करता है, और प्रोटियस जो है ये जूलिया से प्यार करता है। तो अब इसका दोस्त काफी टाइम तक आया नहीं है, तो ये जाके देखता है कि मैं चलो मिलान जाता हूं। ये खुद मिलान जाता है प्रोटियस, और ये इसको इसकी बेटी से, जो मिलान की बेटी है ना, ये मिलान की बेटी है सिल्विया, इससे इसको भी प्यार हो जाता है। तो ये दोनों दोस्त आपस में इस बात के लिए लड़ते हैं, और ये प्रोटियस बहुत ज्यादा फोर्स करता है इसको, सिल्विया को, शादी करने के लिए।
तो वैलेंटाइन ने जब इसको प्रोटियस को सिल्विया के बारे में बताया तो इसने जितनी भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी वैलेंटाइन और सिल्विया ने घर से भागने की, शादी करके कि घर से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे, तो ये सारी प्लानिंग ये इसके फादर को बता देता है, ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है। तो अब इन दोनों के दोस्तों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये सिल्विया को फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ शादी करो। और एक बार तो ये इसका रेप करने की भी कोशिश करता है और एक लाइन बोलता है, आई विल फोर्स यू टू यील्ड माई डिजायर्स, कि मैं तुम्हें मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं फोर्स भी कर सकता हूं, मैं जबरदस्ती कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिलान को, जो ड्यूक ऑफ मिलान है, उसको पता चलता है कि वैलेंटाइन एक अच्छा आदमी है, तो वो अपनी बेटे की शादी इससे कर देता है। और ये जूलिया भी बाद में वहां पे आ जाती है मिलान में ही। इसको भी पता चलता है कि जो प्रोटियस है उसने गलत किया है, लेकिन बाद में इसको माफ कर देती है और ये हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों कपल्स जो है इनकी शादी हो जाती है। इसमें एक डॉग का नाम है, ये याद रखना, क्रैब, क्योंकि डॉग वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें भी डॉग है बेलिंडा का जिसका नाम है सॉक। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है लव लेबर्स लॉस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, वो ही आपको पढ़नी है, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी इज बोट बाय द जजमेंट ऑफ द एज, लव इज फेमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। ठीक है, लव फेमिलियर भी है, लव डेविल भी है, और इससे ज्यादा इविल भी कुछ नहीं है। ठीक है, इविल एंजल लव से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रू, 1590 में लिखा था। इसको सेट किया गया है इटली में। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है कैथरीन, नाम है उसका, लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखा नहीं है, कैथरीन नाम है। और ये बहुत ज्यादा शौकीन है गालियां देने की, घर में भी गालियां देती है, अपने फादर के सामने, अपनी मदर के सामने, बहनों के सामने। ठीक है, कोई भी मिलता है उसको गालियां देती रहती है सारा दिन। तो कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। इसकी बहन है एक बियांका, ये एक आइडियल वुमेन है, बड़ी ही बाय नेचर बहुत अच्छी है ये। तो कोई भी लड़का इस कैथरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बट बाद में एक लड़का आता है जिसका नाम है पेट्रूसियो, ये इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कैथरीन का फादर भी इसको बोलता है पेट्रूसियो को कि अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है लड़की से मिलने से पहले, कि बहुत ज्यादा गालियां देती है, सारी बातें इसका फादर इसको बता देता है पहले। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। वो मिलता है जब इससे, तो पेट्रूसियो को बहुत गालियां देती है कैथरीन, लेकिन पेट्रूसियो उसको प्रेज करता है इस चीज के लिए कि तुम कितनी अच्छी गालियां देती हो, कितनी मेलोडियस वॉइस है तुम्हारी, ऐसी ऐसी लाइनें बोलता है, उसको प्रेज करता है और ज्यादा। ठीक है, सिर्फ शादी करने के लिए। तो जैसे उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो हर एक चीज को क्रिटिसाइज करता है, कितना गंदा खाना बनाया है, हम खाना नहीं खाएंगे, तो उसको भूखा ही सुला देता है। जब वो सोने के लिए जाते हैं बेड पे, तो कहता है कि जो बेड पे जो गद्दे वगैरह लगाए हुए हैं वो बिल्कुल भी, जो इन्होंने बिस्तर वगैरह लगाए थे, वो सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल ही ये टाइट है। तो वो वहां से वो जो उनका बेड वगैरह होता है वो हटवा देता है और उसको नीचे सुला देता है, भूखा सुलाता है, नीचे सुला देता है। ऐसे करके वो धीरे धीरे उसको टॉर्चर करने लगता है। तो इस तरह से टॉर्चर कर करके वो इस लड़की को सुधार देता है लास्ट में। ये है स्टोरी टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, कि कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है किसी को भी इस तरह से सुधारने का। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था। उसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फिर रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। स्टार्ट होता है वेरोना नाम की जगह पे विद ए फाइटिंग बिटवीन 2 नोबल फैमिलीज। 2 नोबल फैमिलीज के बीच में है ये, कैपुलेट एंड मोन्टाग। ये 2 फैमिली की लड़ाई होती है इन दोनों में। ये रोमियो एक फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरी फैमिली में ये जूलियट है। ये दोनों बहुत काफी पुराने टाइम से दुश्मन रहे हैं। काफी सारी मूवीज भी इस पे बन चुकी है रोमियो एंड जूलियट पे। तो इन दोनों की जो फैमिली की लड़ाई है उसकी वजह से इन दोनों को लास्ट में सुसाइड करना पड़ता है, रोमियो एंड जूलियट को। ये ट्रेजिक एंडिंग होती है इसकी, ये ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट भी। उसके बाद नेक्स्ट है ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ये इंपॉर्टेंट है। पहले प्ले विद इन प्ले, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें प्ले विद इन प्ले है। एक और भी आगे आएगा, तो ये याद रखना, मिडसमर नाइट ड्रीम में एक, इस प्ले के अंदर एक प्ले और परफॉर्म किया जाता है जिसकी जो लीड रोल है वो निक बॉटम, निक बॉटम नाम का एक कैरेक्टर है, ये लीड रोल प्ले करेगा इसमें।
थीसियस नाम की ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद थीसियस, ड्यूक है एथेंस का, ठीक है। और ये जीत लेता है अमेजोन्स को और हिप्पोलिटा से इसकी शादी होती है। तो इसमें इसकी जो थीसियस है इसकी शादी होती है हिप्पोलिटा से, और इसकी खुशी में एक सेलिब्रेशन किया जाएगा जो 4 दिन तक चलेगा। ये 4 डे फेस्टिवल होगा और उसमें एक प्ले परफॉर्म किया जाना है, ठीक है। तो ये फिलोस्ट्रेट को बोलता है सबसे पहले कि कुछ ओकेजन के लिए कुछ तुम प्रबंध करो। तो इसके बाद ही इसके इनके जो कोर्टियर है उसमें इग्यूस नाम का एक बंदा आता है, इज्यूस, ठीक है। ये हार्मिया का फादर है। ये आके किंग को बोलता है कि मेरी जो बेटी है हार्मिया, वो लाइसेंडर नाम के इस बंदे से प्यार करती है, लेकिन मैं इसकी शादी से नहीं करवाना चाहता, मैं इसकी शादी करवाना चाहता हूं डेमेट्रियस से, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो ड्यूक वार्न करता है, चेतावनी देता है उस लड़की को कि तुम अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। तो अब ये लड़की सोचती है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं डेमेट्रियस से प्यार नहीं करती हूं। तो अब ये दोनों, हार्मिया और लाइसेंडर, ये प्लानिंग कर लेते हैं घर से भागने की। ये दोनों जंगल में भाग जाते हैं। मोस्टली जो कैरेक्टर है इसकी जो सेटिंग है वो जंगल में ही रखी गई है। तो ये जंगल में भाग जाते हैं और इसमें एक इसकी कजन होती है हेलेना, ठीक है। हेलेना की एक टाइम पे डेमेट्रियस से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो उसको तोड़ देता है और वो शादी करना चाहता है इस दूसरी लड़की से, हार्मिया से। तो अब ये भी दोनों जंगल में चले जाते हैं, डेमेट्रियस और हेलेना और हार्मिया एंड लाइसेंडर, ये दोनों पहुंच जाते हैं जंगल में। तो जो इनका पहले वाला जो चल रहा था पहले ही कि फेस्टिवल, हमें कुछ ना कुछ फेस्टिवल करना है, सेलिब्रेशन करना है क्योंकि किंग की शादी हो रही है। तो अब इसमें 2 ग्रुप इनको पहले से जंगल में मिलते हैं आगे। एक तो बैंड ऑफ फेरीज है और दूसरा है एथेनियंस क्राफ्टमैन, कुछ एथेनियन क्राफ्टमैन है। तो इसमें जो बैंड ऑफ फेरीज है इसमें ओबेरोन है एक तो, और एक टाइटेनिया है, ठीक है। तो ये आपस में इस बात को लेकर लड़ते हैं कि जो हमारा नाइट है वो इंडियन प्रिंस होना चाहिए कोई, ठीक है। लेकिन इसको ऑब्टेन रिवेंज करने के लिए ये जो ओबेरोन है ये अपने एक सर्वेंट का नाम है पक, इसको भेजता है कि कुछ मैजिक फ्लावर लेके आओ, उससे एक जूस निकालना है, कोई रस निकालना है जिससे हम यहाँ पे लोगों का मजाक उड़ा सकते हैं। कुछ ऐसा ही रस था वो। तो उस रस से क्या होगा, वो जिसकी भी आंख में उस रस को डाल देगा, जैसे सबसे पहले जिसको भी वो देखेगा उसको उसी से प्यार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रस था ये। He asked Puck to spread some flowers juice of Titania Island। तो ये अब लेके आता है इस तरह के रस को और वो बोलता है कि तुम इसको डाल दो कहां पे, टाइटेनिया की आंखों में। और वो ऐसा ही करता है और फिर बाद में ये लाइसेंडर, ये जो हेलेना है, हाँ, ये लाइसेंडर की आंखों में भी डाल देता है इसको। तो इसको हेलेना से प्यार तो पहले होता ही है, इसको बाद में ये सबसे पहले देखता है उस दूसरी लड़की को जिसका क्या नाम था, ये जो इससे एंगेज थी जो डेमेट्रियस से, हेलेना। वो सबसे पहले हेलेना को देखता है, हेलेना से उसको प्यार हो जाता है। तो हेलेना को सोचता है कि ये मजाक कर रहे हैं ये लोग, लेकिन लाइसेंडर को सीरियसली ही उससे प्यार हो गया था, वो उसके पीछे भाग रहा था। अब ये जो हेलेना है वो पहले से ही लाइसेंडर के पीछे थी। तो वहां पे ये डिमिट्रियस भी पहुंच जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है, टाइटेनिया की आंखों में डाला था सबसे पहले, तो वहां पे जो प्ले परफॉर्म किया जाना था जिसमें मैंने बताया था कि लीड रोल जो है वो निक बॉटम करेगा, तो उसने एक गधे का सर पहन रखा था। तो ये टाइटेनिया जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो उसको सबसे पहले ये दिखता है निक बॉटम, इसने गधे का सिर पहना हुआ था, तो इसको गधे से प्यार हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है कहानी के एंडिंग में, बिल्कुल दोनों जो कपल है वो रीयूनाइट हो जाते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है और ये बिल्कुल सही कर देता है दोबारा से जो ओबेरॉन है जिसने ऐसा किया था, ठीक है। इसमें जो पक नाम का कैरेक्टर है उसको नाम दिया गया है रॉबिन गुडफेलो, ये अदर नेम है इसका पक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1596 में इसको लिखा है। ये कॉमेडी है शेक्सपियर की, रॉबिन्सन ने इसको बोला है कॉमेडी होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। और ऐसा क्यों बोला है ये मैं आगे स्टोरी में आपको बताऊंगा। इसमें साइलोक नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी फेमस स्पीच है हैथ नॉट ए ज्यूज आइज, एंड पोर्सिया की एक स्पीच है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये दोनों स्पीच के नाम आपको याद रखने हैं क्या क्या है। अब स्टोरी पे आते हैं। दो इसमें अच्छे दोस्त होते हैं, एक का नाम है एंटोनियो और एक का है बेसेनियो। बेसेनियो और एंटोनियो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और इस
बेसनियो को प्यार हो जाता है पोर्शिया नाम की लड़की से, लेकिन अब इसको शादी करनी है इससे। एंटोनियो एक मर्चेंट है, ठीक है, लेकिन इसके जहाज अब काफी टाइम से इसका काम नहीं चल रहा है, काम ठप हो गया है, तो इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इससे शादी करवा दे अपने दोस्त की, बेसोनियो की। तो ये कर्जा उधार लेते हैं साइलॉक से। ये कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें विदाउट इंटरेस्ट आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे जो पैसे हैं वो वापस आपको 30 दिन में पे करने पड़ेंगे। अगर तुमने 30 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश जो है वो काट लूंगा, 1 पाउंड मांस काट लूंगा, ऐसा बोलता है। तो ये मान जाते हैं कि चलो एक बार पैसे नहीं है तो ले लेते हैं इसे, इसका हम लौटा देंगे जब हमारा तब तक काम चल जाएगा। तो ये बेसेनियो जाता है। इसके फादर ने शर्त रखी थी इस तरह की कि जो भी 3 कैस्केट रखे हुए थे, एक कैस्केट था गोल्ड का, एक कैस्केट था सिल्वर का और एक कैस्केट था, इस तरह के बॉक्स थे, एक था लेड का। तो अब इन तीनों में एक के अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट रखी हुई है और इसको वो चूज करना था जिसमें पोर्शिया की जो पोर्ट्रेट है वो रखी गई है, वो चूज करना है। अब और भी काफी सारे लोग आते हैं, कोई सिल्वर को चूज करता है, कोई गोल्ड को चूज करता है, लेकिन ये चूज करता है लेड वाले को, जिसके अंदर इसकी पोर्ट्रेट रखी गई थी, इसकी बेटी की पोर्ट्रेट रखी गई थी पोर्शिया की। तो वो चूज कर लेता है और उससे इसकी शादी करवा देता है ये, ठीक है। शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे टाइम चला जाता है, 30 दिन इसके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इसने साइलॉक के पैसे नहीं लौटाए। अब साइलॉक पहुंच जाता है एंटोनियो के पास और बेसोनियो के पास कि मैंने जो एग्रीमेंट किया था शर्त के अकॉर्डिंग, अब मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, तुम्हें पे कर, अब मैं पैसे तो लूंगा नहीं, और 1 पाउंड फ्लैश की बात हुई थी मैं वो काट लूंगा अब तुम्हारी बॉडी से। तो ये कहते हैं कि अब हमारा काम चल गया, उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे, तो तुम ऐसा करो कि जितने भी तुम्हारे पैसे थे, 3000 डुकाट्स लिए थे, तो तुम 3 की बजाय 6 ले लो अब, ठीक है। तो ये नहीं मानता कि अब वो टाइम जा चुका है, मुझे 6 नहीं चाहिए, अब मुझे 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए बॉडी से। तो अब सीन पहुंच जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में ये जो साइलॉक है, एक जो इसने चाकू लिया था उसको ऐसे पत्थर पे वो घिसा रहा है, उसको नुकीला कर रहा है। तो इस तरह से दिखाया गया, इसलिए रॉबिन्सन ने इसको बोला था ए कॉमेडी हॉवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी, ऐसा इसलिए बोला है। तो अब ये जो लड़की है पोर्शिया, ये बेल्थाजार बन के आती है, ठीक है, बेल्थाजार बनती है, ये एक लॉयर है ये, ठीक है, लॉयर बन के कोर्ट में आती है और उसके सामने आके ये बोलती है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इसने डबल पैसे देने के लिए भी ये मान गया है, लेकिन तुम अब नहीं मान रहे हो, तो तुम अपना एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तुमने बात की थी एग्रीमेंट में 1 पाउंड जो फ्लैश है वो काटने की, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि 1 पाउंड से ज्यादा या कम काट लोगे, 1 पाउंड ही काटना है। और एग्रीमेंट में ना ही ऐसा लिखा कि इसकी बॉडी से खून बहेगा, एक बूंद भी अगर खून की बही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा बोला पोर्शिया ने। तो अब इसको फंसा लिया था बिल्कुल। तो फिर ये बोलता है साइलॉक, साइलॉक की स्पीच है, ओ व्हाट ए फेज ऑफ जस्टिस ओ सन ऑफ डेनियल, कि ये कैसा तुम्हारा जस्टिस है। सन ऑफ डेनियल यहाँ पे लॉयर के लिए बोला गया है कि लॉयर तुम्हारा ये कैसा जस्टिस है, ये कोई जस्टिस नहीं है, तुम मेरे साथ भेदभाव कर रहे थे। ये एक ज्यू कैरेक्टर है कि तुम ज्यू के साथ एक भेदभाव कर रहे हो, और बाकी जो मेजोरिटी है वो उस टाइम पे इनकी क्रिश्चियन की थी, तो एक ज्यू का इसमें मजाक उड़ाया है शेक्सपियर ने। और ये भी बोलता है इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें प्रिक करोगे क्या हमारा खून नहीं बहेगा। इफ यू हिट अस डू वी नॉट अवेंज, और तुम अगर हमें मारोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे, ऐसे बोलता है ये। लेकिन अब ये बिल्कुल फंस चुका था, तो ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम 3000 की बजाय 6000 मुझे पे कर दो। तो ये अब 6000 पे करने से मना कर देते हैं, कहते हैं अब तो तुम्हें 1 पाउंड फ्लैश ही काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और इसके बदले में उसको पनिशमेंट दी जाती है कि साइलॉक की जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर दी जाती है, उसकी आधी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट रख लेती है, और आधी प्रॉपर्टी इसकी जो बेटियां हैं, साइलॉक की बेटी है लोरेंजो और जेसिका, ठीक है, इनको दे दी जाती है हाफ प्रॉपर्टी। और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले है ये भी शेक्सपियर का। उसके बाद है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद करना है, ठीक है। ये कैरेक्टर है सर जॉन
फाल्स्टाफ। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के 2 प्ले में है। जब ये प्ले परफॉर्म किया गया था तो क्वीन एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगा था ये कैरेक्टर सर जॉन फाल्स्टाफ। तो क्वीन एलिजाबेथ ने रिक्वेस्ट किया था शेक्सपियर से कि तुम कोई ऐसा प्ले लिखो जहां पे ये सर जॉन फाल्स्टाफ जो है ये किसी के प्यार में पड़ जाए और उसकी शादी हो। तो उसके बाद इन्होंने एक प्ले लिखा था मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ठीक है, और सर जॉन फाल्स्टाफ ऐसा करके एक प्ले है, वो आगे आएगा, आगे बताता हूं अभी आपको मैं वो। उसके बाद नेक्स्ट प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, 1598 में लिखा है। और ये कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सिर्फ कैरेक्टर के नाम, बेट्राइस, डॉन जुआन, इनोजन, डॉगबेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। डॉगबेरिज्म नाम की टर्म भी यहां से आई है। मेलाप्रोफिज्म बोलते हैं जिसको, मेलाप्रोफिज्म भी बोलते हैं। मेलाप्रोफिज्म की ये जो टर्म आई है ये शेरिडन का एक वर्क है, जेबी शेरिडन का द राइवल, वहां से आती है ये। उसमें मेलाप्रोप, मिसिस मेलाप्रोप एक कैरेक्टर होती है जो वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करती है, गलत तरीके से बोलती है वो वर्ड्स को। और इसमें ये जो डॉगबेरी है ये भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो मिस प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को। तो इसके नाम पे डॉगबेरिज्म टर्म कोइन की है और मेलाप्रोप के नाम पे मेलाप्रोफिज्म टर्म दी है, लेकिन दोनों है एक ही, वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करना। इसी को मेलाप्रोफिज्म बोलते हैं और इसी को डॉगबेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद हेनरी फिफ्थ है, नहीं पढ़ना, हिस्टोरिकल प्ले आपको, ये इंपॉर्टेंट कुछ खास ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइटल आपको याद रखना है। इसमें किस पे था ये बेस्ड, ये हुआ था बैटल ऑफ अगेनकोर्ट, उस पे है ये, ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर। जो बैटल ऑफ अगेनकोर्ट हुई थी, 100 ईयर्स वॉर चला था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1337 से 1453 के बीच। और इसमें जो जो बैटल हुई थी, कुछ मेजर बैटल हैं जैसे कि बैटल ऑफ क्रेसी है जो 1346 में हुई थी, एक बैटल ऑफ पोइटियस है 1356 में हुई थी, और एक बैटल ऑफ अगेनकोर्ट है। ये 3 मेजर बैटल हैं इसमें, जो जिसमें फ्रेंच आर्मी की हार होती है और इंग्लैंड की आर्मी जीत जाती है। उसके बाद से ही इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को फॉलो करने से मना कर देते हैं। ये चौसर के टाइम की बात है जब किंग हेनरी फिफ्थ था, उसके बारे में लिखा है। ये भी हिस्टोरिकल प्ले है ये। उसके बाद है जूलियस सीजर, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल प्ले है ये भी। ट्रेजेडी है, 1599 में इसको लिखा गया है। ये इसकी डेट आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्ले है उनकी डेट क्रोनोलॉजी में सेट करनी पूछी जाती है कई बार, लेकिन आपको वो डेट याद करनी है जो लिखने वाली डेट है, क्योंकि इनके जो मोस्टली सोनेट्स हैं वो एक ही डेट पे पब्लिश है। जैसे कि फर्स्ट फोलियो है इनका 1623 में, मोस्टली प्ले जो है वो पब्लिश किए गए हैं फर्स्ट फोलियो में। तो सोनेट्स भी ऐसे ही पब्लिश किए गए एक साथ ही। तो लिखने वाली जो डेट है वो आपको याद करनी है इनकी, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, थॉमस नॉर्थ का की एक ट्रांसलेशन है प्लूटार्क्स प्ले, प्लूटार्क्स लाइफ, ठीक है। यहां से इसका प्लॉट जो है वो लिया है शेक्सपियर ने। इट इज बेस्ड ऑन द रोमन हिस्ट्री विच ऑल्सो इंक्लूड कॉर्नेलियस, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। ये भी प्ले है इसके जो रोमन हिस्ट्री पे इसने लिखे हैं शेक्सपियर ने। कॉर्नेलियस जो है वो भी इसका हिस्टोरिकल प्ले है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा भी हिस्टोरिकल प्ले है। ये जो प्ले ओपन होता है, फ्लेवियस एक इनका कमनर्स होता है, रोम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीजर ट्रिम्फर्ट रिटर्न फ्रॉम डिफीटिंग पोम्पेज सन। पोम्पे का बेटा है, ठीक है। बैटल ऑफ मुंडा हुई थी इन दोनों के बीच में, इसमें वो हरा के आता है। कौन हरा के आता है, सीजर। सीजर की विक्ट्री होती है, सीजर हरा देता है पोम्पे के बेटे को। और जब ये वापस रोम में लौटता है तो इसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचे जा चुके थे। इन्हीं के कुछ लोग थे कंट्री के, और इनके फ्रेंड्स भी इनके साथ मिल गए थे। जैसे कि इसका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है ब्रूटस, ठीक है, ब्रूटस मिल गया था कैसियस के साथ। अब कैसियस ने लोगों को भड़काया, रोम के लोगों को, कि ये एक तरह से डिक्टेटर बन जाएगा, सीजर तानाशाही बन जाएगा और लोगों को फिर ये काफी ज्यादा परेशान करेगा, तो हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। अब इस तरह से ऐसी ऐसी बातें बोल के ये ब्रूटस को भड़का देता है कि हमें सीजर को मार देना चाहिए। सीजर को ज्यादा टाइम तक जिंदा अगर रहेगा तो एक डिक्टेटर बन जाएगा, जिससे रोम कंट्री जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये ब्रूटस को अपनी साइड कर लेता है एक तो। अब 15 मार्च को एक
प्रोफेसी होती है इसमें, उसमें बोला जाता है कि तुम्हें 15 मार्च को, सीजर के बारे में बोला जाता है कि 15 मार्च को तुम्हें बच के रहना है, तुम्हारी डेथ हो सकती है। तो इसकी वाइफ इसको घर से बाहर नहीं जाने देती, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो आके इनको और ज्यादा इनकरेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम डरते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि चलो मैं चल पड़ता हूं। तो जैसे ये बाहर जाता है, तो ये जो बाहर इन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी, जो षड्यंत्र कर रखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये सीजर को मार देते हैं, ठीक है। सीजर को, ये जो ब्रूटस है, इसने सीजर को सरपेंट एग से कंपेयर किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीजर को ये मार देते हैं। मारने के बाद सबसे लास्ट में जो इसको स्टैब करता है वो होता है ब्रूटस। ब्रूटस वाज द लास्ट टू स्टैब हिम। एट दिस पॉइंट सीजर अटर्स द फेमस लाइन एट टू ब्रूटस। पेपर में आ चुकी है लाइन एट टू ब्रूटस की ब्रूटस तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, तुमने भी मुझे धोखा दिया है, ऐसा करके बोलते ही सीजर की डेथ हो जाती है। अब आता है यहाँ पे एंटनी। एंटनी आके अब लोगों के सामने स्पीच देता है कि तुम याद करो उन चीजों को, क्या सेक्रीफाइस नहीं किया सीजर ने तुम्हारे लिए, रोम के लिए क्या नहीं किया है। हर जगह पे ये आगे खड़ा रहा है, हर लड़ाई में आगे गया है, लड़ाई जितवाई भी है, तो बहुत कुछ किया है सीजर ने रोम के लिए। लेकिन आज तुमने क्या किया, ब्रूटस का साथ दिया, कैसियस का साथ दिया और सीजर को मार दिया। सीजर ने क्या बुरा किया था तुम लोगों का, ऐसा बोलते हैं। और पब्लिक जो है वो अपनी साइड पलट लेती है। अब पब्लिक एंटनी की तरफ हो जाती है और इन दोनों के अगेंस्ट हो जाते हैं, वो ब्रूटस के और कैसियस की। तो इस तरह से एंटनी और इनके बीच में फाइट होती है। ब्रूटस और कैसियस एक तरफ थे, एंटनी एक तरफ था। तो इनमें जो फाइट होती है उसमें एंटनी इनको हरा देता है। हराने के बाद कैसियस तो मर जाता है और ये ब्रूटस जो है ये खुद सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, ठीक है, इसलिए खुद मर जाता है। और इसमें जो कोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये पेपर में बहुत बार आई है। फ्रेंड्स, रोमन कंट्रीमैन, लैंड बी योर आइज, ये मार्क एंटनी बोलता है। ही कॉल्स कॉन्स्पिरेटर एज ऑनरेबल मैन। एंटनी रीड सीजर विल अबाउट हाउ was sympathetic to Romans and proved Brutus as wrong। यहाँ पे ब्रूटस को रॉन्ग प्रूव किया गया है, लेकिन ब्रूटस एक ऐसा आदमी था, इसमें एक एज ए हीरो उसको दिखाया गया है ब्रूटस को, क्योंकि ब्रूटस ही एक ऐसा इंसान था जो बिना किसी बायसनेस के, मतलब अपनी कंट्री को फेवर करते हुए इसने कैसियस का साथ दिया था। कैसियस को के साथ मिलकर इसने ब्रूटस को, इसको सीजर को मार दिया था ब्रूटस ने। तो ये अकेला था जो इसने अपनी कंट्री की भलाई के बारे में सोचा था, क्योंकि इसको भी लगने लगा था कि एक तानाशाह बन जाएगा, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया था। इसमें आगे और कोटेशन है। एट टू ब्रूटस वाली याद रखनी है। एक द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल बाय मार्क एंटनी। मार्क एंटनी बोलता है ब्रूटस के बारे में कि ये रोमन का सबसे नोबलेस्ट पर्सन था, क्योंकि इसने कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, इसने रोम के बारे में ही हमेशा सोचा है, इसलिए इसको ऐसा बोला है। नाउ लेट इट वर्क मिसचिफ दो आर्ट एट फूट टेक दो व्हाट कोज दो विट सोलिडो है, ये मार्क एंटनी बोलता है, इसमें फेमस स्पीच है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, कि जो लोग कायर होते हैं वो डेथ के आने से पहले ही कई बार मर जाते हैं, ये लाइन है, ठीक है। और उसके बाद है द एविल दैट मैन डू लाइव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ इंटर्ड एंड देयर बोन्स। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइंस आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्ले आता है, इसमें ये इसको मार देते हैं, ठीक है, और प्ले की ट्रेजिक एंडिंग होती है इसमें भी। और लास्ट में इसमें जो किंग है वो ऑक्टेवियस बनता है, ठीक है। ये अब 3 लोग आने वाले टाइम में इस पे रूल करेंगे रोम पे। एक एंटनी है, एक ऑक्टेवियस है और एक लेपिडस है, ये 3 लोग। तो इसी का जो सीक्वल है वो हम बोल सकते हैं कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा नाम से जो प्ले है शेक्सपियर का, वो इसका सीक्वल है। वो आगे दिखाया गया है कैसे क्या हुआ था इन तीनों के बीच में, एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस के बीच में। नेक्स्ट आता है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का सोर्स कहां से मिला है, रोजलिड एक प्ले है, ए फ्यूज गोल्डन लेगेसी, जिसका सबटाइटल है, इसको लिखा है थॉमस लॉज ने, यूनिवर्सिटी विट्स है ये, इसने इसको लिखा है।
पब्लिश किया गया था 1590 में। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है शेक्सपियर की। इट फीचर्स मोस्ट फेमस कोटेड स्पीच ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल्सो ओरिजिन ऑफ द फ्रेज टू मच गुड थिंग। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है पहले। इस प्ले को मोस्टली सेट किया गया है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ठीक है, आर्डन के जंगलों में सेट किया गया है। इसमें फ्रेडरिक एक कैरेक्टर है और इसका एक भाई है ड्यूक सीनियर, ठीक है। फ्रेडरिक ने क्या किया, धोखे से अपने भाई का जो किंगडम है वो छीन लिया ड्यूक सीनियर का और इसको यहां से भगा दिया। अब ये ड्यूक सीनियर जो है ये कहीं जंगल में जाके रहता है, डिस्गाइज करके रॉबिन हुड बन के रहता है ये, ठीक है। और इसकी बेटी जो है रोजालिंड, इसको अलाउ कर दिया था इसने कि तुम कोर्ट में रह सकती हो, इसके राज्य में रह सकती हो, तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लगता था कि मेरी बेटी सीलिया जो है वो अकेली रहेगी, ठीक है। अब सीलिया और जो रोजालिंड है वो एक साथ रहते हैं, तो काफी टाइम तक ये एक साथ रहते हैं और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो सीलिया को धीरे धीरे करके लगने लगता है कि मेरे फादर ने मेरा जो अंकल है उसके साथ गलत किया है, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। और फिर इनको मिलता है वहां पे टचस्टोन, एक कोर्ट क्लोन है ये भी, और ये डिस्गाइज कर लेते हैं। रोजालिंड डिस्गाइज ये जेनिमेट बन जाती है और सिलिविया डिस्गाइज करके एलिनिया बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये एक ओरलैंडो नाम का एक कैरेक्टर है जो प्यार करता है रोजालिंड से, और इसी का भाई है ओरलैंडो का भाई, वो प्यार करता है इस दूसरी लड़की से। ये एडमंड नाम है उसका, वो एक तरह से एंटागोनिस्ट है इस कहानी में। ये अपने भाई ओरलैंडो को मरवाने के लिए भेज देता है। एक बार तो एक कुश्ती का मैच होता है इसमें, उस मैच में जो दूसरा अगेंस्ट जो इसके फाइटर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था ओरलैंडो से, लेकिन ओरलैंडो उसको इस कुश्ती के मैच में हरा देता है और ये इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है ओरलैंडो से, ये रोजालिंड, जिससे इसको प्यार हो जाता है इसको। लेकिन ये भी बाद में फिर जंगल में पहुंच जाता है, एडमंड भी। तो जब ये इसको बोलता है, सॉरी एडमंड नहीं, उसका ओलिवर नाम होता है, ठीक है, जो एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है इसमें। तो ये ओलिवर भी अपने भाई जो ओरलैंडो है उसकी तरफ हो जाता है बाद में। तो पहले तो इसने धोखा किया था अपने भाई के साथ, लेकिन जब ये जंगल में जाता है तो एक शेर अटैक कर देता है इस ओलिवर के ऊपर, तो ये अपने भाई को बचा लेता है ओलिवर को। तो बाद में इसको रियलाइज होता है कि मैंने मेरे भाई के साथ गलत किया था ओलिवर को, तो ओलिवर को फिर ये बता देता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें लास्ट में कहानी में हैप्पी एंडिंग है, ओरलैंडो और रोजालिंड की शादी हो जाती है, ओलिवर और सिलिया की शादी हो जाती है, और जो ये ड्यूक सीनियर था जिसका किंगडम इसने छीन लिया था, किसने छीन लिया था किंगडम? फ्रेडरिक ने। ये फ्रेडरिक एक सेंट से इंस्पायर होके, ये भी जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जा रहा था तो एक सेंट इसको मिलता है, उससे इंस्पायर होके इसको लगता है कि भाई मैंने गलत किया है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद को एक एज ए सेंट बन जाता है, वो खुद भी, फ्रेडरिक भी, और अपने भाई को सारा किंगडम दे देता है वापस। तो कहानी की इस तरह से इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। ये इसमें मैंने कोटेशन डाली है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज ए फूल आई मेट ए फूल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। कुछ एक कोटेशंस और हैं, ये भी आपको याद करनी है। लव इज मेयरली मैडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राइट। उसके बाद ये कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं,